हाँ जी, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि सर्वविदित है कि 66-35 की जो भर्ती अभी चल रही है और उसको मान सकते हैं कि वो अभी चल ही रही है, क्योंकि वो प्रोसेस में है, ऐसा माना जा सकता है। क्योंकि डी रिज़र्व पोस्ट के बाद यानी कि 765 जो डी रिज़र्व की पोस्ट आई थी, उसके बाद में जो वेटिंग लिस्ट रहती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये थी कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे या कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं, काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका जो है वो स्टेटस एलिजिबल और वेटिंग में शो कर रहा है। तब उनको उत्सुकता रहेगी कि क्या हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इन बातों पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक अहम जानकारी। और जैसा कि सभी को पता है कि हमारे ईटीटी यूनियन सूबा प्रधान दीपक कंबोज का सिलेक्शन हो गया है। उन्होंने बतौर ईटीटी अध्यापक के रूप में जो है कार्यभार संभाल लिया है। इसके लिए हम पूरे लर्निंग मंच परिवार की तरफ से और सभी ईटीटी बेरोज़गार यूनियन की तरफ से उनको हार्दिक बधाई देते हैं और अच्छे भविष्य की हम कामना करते हैं। जैसा कि आप यहाँ फ़ोटो में देख रहे हैं कि उनको मिठाई खिला करके उनका अभिनंदन और स्वागत किया गया है, अच्छी बात है। और तो चलते हैं हम कि सभी कैंडिडेट्स जितने भी अपने चैनल से जुड़े हैं, अपने ग्रुप से जुड़े हैं, उनके कुछ मैसेजेस थे, तो हम उनके ऊपर चर्चा करते हैं। कि ये जानने का मैसेज है कि सर बीसी कैटेगरी 60 मार्क्स इन वेटिंग एलिजिबल, कोई उम्मीद है। सभी के कमेंट्स और मैसेज आ रहे थे कि सर एक वेटिंग लिस्ट जो आनी है या वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी उसके ऊपर आप वीडियो बनाइए, हमें बहुत टेंशन हो रही है। देखो, यहाँ टेंशन लेने से तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि टेंशन लेने से ना तो आपकी सीट्स कम हो जाएगी ना सीट्स ज़्यादा हो जाएगी। जो जितनी सीट्स पेंडिंग है उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा और आपके मार्क्स कितने रिस्क में है ये डिपेंड करता है। तो इसके लिए हम इसमें पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। आप ज़रूर इसको एंड तक देखें, अच्छे से देखें, समझें। उसके बाद में आप विचार कीजिए कि हम जो है वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ईडब्ल्यूएस 58 चांस और 61 जनरल, अश्विनी का मैसेज है, बहुत टेंशन हो रही है। तो इसके बाद में है कि सर SCRO 57 दी होप, ते लर्निंग बाय डूइंग 62 जनरल, रोजी रानी सर 55 SCRO। इसके बाद में अश्विनी का वही मैसेज है। और एक संदीप कुमार ने यहाँ सर जी 61 मार्क्स, रैंक 5300। देखो, यहाँ 5300 रैंक है, रैंक से कोई मतलब नहीं है उस लिस्ट में, क्योंकि उस लिस्ट में काफ़ी डबलिंग भी है। और आपकी रैंक का मतलब ये नहीं है कि क्योंकि आप डिपेंड करता है कि किस कैटेगरी में है, वो तो एक सीक्वेंस में अकॉर्डिंग टू नंबर वाइज है। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी के अंदर 5300 रैंक पर हैं, तो आप सोचिए कि जनरल की कैटेगरी की जो है वो सीट्स कितनी है, 5300 सीट्स तो नहीं है। तो इसका मतलब आप रैंक के हिसाब से आपको एस्टिमेट नहीं कर सकते, आप एनालाइज नहीं कर सकते कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। डिपेंड करता है कि सीट्स कितनी अवेलेबल है। आप अच्छे से समझने की कोशिश करें इस बात को। इसके बाद में ये गुरप्रीत कौर का है कि सर 57 नंबर्स SCRO स्टेटस वेटिंग शो हो रहा है। देखो, वेटिंग हो रहा है, इसमें नो डाउट। तो कितनी वैकेंट होगी सीट, इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। विपिन जोत सिंह का है कि सर 66-35 जनरल दिया किनिया सीट वैकेंट ने, इसके ऊपर विचार करेंगे हम। वेटिंग बारे वीडियो बना दो सर, बहुत टेंशन हो रही है। तो चलिए हम जिक्र करते हैं कि किस में कितनी सीट्स अवेलेबल है। तो देखिए, सबसे पहले जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आई थी, जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट थी, उसके अंदर जनरल कैटेगरी के जो थे, यानी जनरल की कैटेगरी के कितने थे, जनरल कैटेगरी के यहाँ 2588 कैंडिडेट ज्वाइन हुए थे। यानी कि जो मेरिट गई थी वो 66 मार्क्स गई थी, यानी कि जो कॉमन मेरिट थी वो 66 मार्क्स थी। और उसके बाद में जो EWS की थी, EWS की जो पोस्ट थी वो अपने पास 443 पोस्ट ऐसी थी जो इन्होंने बतौर EVS बतौर ओपन कैटेगरी में, यानी कि EWS की जो पोस्ट थी, इन्होंने ओपन कैटेगरी के अंदर 443 लोगों ने EWS के उन्होंने ज्वाइन किया था।
इसके बाद बात आती है कि 149 यानी कि 149 कैंडिडेट थे, उन्होंने EWS कोटा के थ्रू जो है वो ज्वाइन किया था, यानी कि 2588 पोस्ट। उसके बाद में जो वो 443 पोस्ट जो है वो EWS ने ओपन में जो है करी थी ज्वाइन। इसके बाद में 149 पोस्ट जो है वो EWS कोटा के थ्रू उन्होंने ज्वाइन की थी। अब जो इसके बाद में जनरल ESM की आती है, 96 पोस्ट जो थी वो जनरल ESM की वो ज्वाइन हुई। इसके बाद में जनरल स्पोर्ट्स की जो है वो 47 पोस्ट ज्वाइन हुई। तो ऐसी RO की जहाँ बात करें वहाँ 664 पोस्ट जो है इनको दी गई। इसके बाद में जो है मेरिट डाउन आई थी इनकी, यानी कि जब डी रिज़र्व की लिस्ट आई थी उससे पहले 58 मार्क्स पर जो है वो SC RO की गई थी। उसमें SC RO की 58 मार्क्स में, यानी कि उसमें लास्ट कैंडिडेट जो लगा था वो 58 मार्क्स का 20/4 और उसका था 1993 यानी 1993 का लास्ट कैंडिडेट लगा था। इसके बाद में हम जिक्र करते हैं कि SC RO में जो है वो ESM की SC RO की जिक्र कर रहे हैं। ESM की जो 75 पोस्ट थी वो भी थी इसमें, उसके अलग से ज्वाइनिंग हुई इनकी। इसके बाद में SCMB की बात करते हैं तो SCMB में 664 पोस्ट जो है वो इनको दी गई। और तब सिलेक्शन हुआ था 16 जनवरी, यानी 16 जनवरी 2000 तक सिलेक्शन हुआ था। और मार्क्स तो जो आखिरी मार्क्स थे वो 46 मार्क्स थे, यानी कि 46 मार्क्स तक जो है इनका सिलेक्शन हुआ था। इसके बाद में चलते हैं हम कि अब जो डी रिज़र्व की पोस्ट आई थी, जो नई लिस्ट आई थी, जो 765 कैंडिडेट की थी, उसमें 368 प्लस में 86 इतने कैंडिडेट तो लगे थे जनरल कैटेगरी के अंदर। यानी कि जनरल कैटेगरी के अंदर जो अब कुछ कैंडिडेट जो है वो 63 मार्क्स के लगे हैं। इसके बाद में BC की हम बात करते हैं। BC में जो है लास्ट कैंडिडेट लगा है वो 15 अगस्त 1991 तक 15 अगस्त 1991 तक जो है वो लास्ट कैंडिडेट लगा है। किस नंबर पे? 60, यानी कि 60 मार्क्स पे जो है वो कैंडिडेट लास्ट कैंडिडेट BC का लगा है। इसका मतलब है कि 15 अगस्त 1991 से जो नीचे हैं, यानी कि जैसे 91, 92, 93, 94 जो भी है, जो भी डेट ऑफ बर्थ है उनकी, जो नीचे की डेट ऑफ बर्थ है उनके कैंडिडेट पेंडिंग रहते हैं। यानी कि अब ये बात यहाँ पर सोचने वाली है कि मेरिट जो है वो नीचे कितनी आएगी। ठीक है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। अब SC RO की बात आती है। SC RO के अंदर क्या है कि उस 765 डी रिजर्व पोस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो 22 अक्टूबर 1993 का कैंडिडेट लगा है लास्ट 1993, और कितने नंबर पे? 57। यानी कि 1993 से जो नीचे हैं 94, 95, 96, 57 मार्क्स SC RO के, वो कैंडिडेट अभी भी बाकी है, 56 के बाद बाकी है। अब बात आती है कि SCMB की। SCMB में ये है कि जो लास्ट कैंडिडेट लगा है वो 51 मार्क्स पे लगा है, 41 मार्क्स पे लगा है। और जो डेट ऑफ बर्थ है वो 26 अप्रैल 1987। अब इसका मतलब ये है कि 1987 से नीचे सारे कैंडिडेट जो है वो यहाँ वेटिंग में है। तो अब बात करते हैं हम कि ये तो था डाटा जो अब तक जिन्होंने ज्वाइन किया है, और एक EWS का भी इसमें है कि EWS वाले कैंडिडेट भी ये पूछ रहे हैं कि क्या हमारा सिलेक्शन या हमारी लिस्ट आएगी। देखो, आपकी सीट जनरल कैटेगरी के अंदर जो है वो काफ़ी सीट्स आपको ज्वाइन करवाई गई थी EWS की। उसके बाद में आपकी मेरिट और नीचे आई थी, क्योंकि आपकी कैटेगरी की पोस्ट आपको जो रिजर्वेशन थी उसमें खाली पड़ी थी। इसके बाद में जो BC से भी आपकी नीचे जो है वो मेरिट आई थी। तो अब इसका मतलब है कि आपको तभी पोस्ट मिलेगी जब आपकी पोस्ट में ज्वाइन किया हुआ या
किसी ने ज्वाइन नहीं किया है, यानी कि जो ज्वाइन किया हुआ छोड़ के जाता है, या ज्वाइन जो है किसी ने नहीं किया है, यानी कि नोट ज्वाइन का डाटा, नोट ज्वाइन का जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपका सिलेक्शन होगा। कितनी पोस्ट वैकेंट है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, कितनी भी हो सकती है। अब बात आती है जनरल कैटेगरी की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी की, कि जनरल कैटेगरी के अंदर जो है वो स्क्रूटनी जो हुई है वो हुई है 60 मार्क्स तक। और यहाँ कुछ लोगों का ऐसा है कि कुछ लोगों का स्टेटस जो है वो 60 नंबर जिनके थे उनका शो नहीं कर रहा है एलिजिबली इन वेटिंग लिस्ट में, एलिजिबिलिटी इन वेटिंग लिस्ट में नहीं शो कर रहा। और उनका जो ये जो टोटल जो इन्होंने स्क्रूटनी लिस्ट डाली है, टोटल जो सिलेक्शन लिस्ट डाली है बोर्ड की साइट पे, वो काफ़ी लंबी, उसमें उनका नाम है। अब वो ये कह रहे हैं कि हमारा उसमें उसमें जो है वो क्लोज फॉर्म आ रहा है, क्लोज फॉर्म आ रहा है। वो इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो है वो अभी तक आपको वेटिंग लिस्ट में नहीं रखा, क्योंकि वो जो लिस्ट आई है बोर्ड की साइट पे 285 पेजेस की होगी समथिंग, वो आपकी स्क्रूटनी लिस्ट है एक किस्म से। उसके अंदर पूरे के पूरे जितने कैंडिडेट एलिजिबल, का मतलब यहाँ उन्होंने ये कहा है कि एलिजिबल का मतलब ये नहीं है कि आप जॉब में एलिजिबल है। एलिजिबल का मतलब ये है कि आपने डीवी जो करवाई है उसके अकॉर्डिंग आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, ठीक है। और इसके बाद में जो है वो उन्होंने लिस्ट तैयार करके साइट पे डाल दी। तो आप ये कतई मत सोचिए कि हमारा नहीं आया तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा। वो सिलेक्शन सीट के अकॉर्डिंग होगा। अब देखने वाली बात यह है कि जनरल कैटेगरी के अंदर जो है वो सीट कितनी वैकेंट है, 200 है या 300 है। अब ये तो बोर्ड के पास ही डाटा होगा कि नोट ज्वाइन का कितना है, नोट ज्वाइन जो है वो कितने के होंगे और कितने के जो है वो लिव किया है इसको। क्यों? क्योंकि जो 4161 मास्टर कैडर की जो वैकेंसी थी वो ठीक इससे पहले उनको ज्वाइनिंग दी है, ज्वाइन किया है। और इसी वजह से जो इसमें से अब देखना होगा कि इसमें से कितने कैंडिडेट जो है वो छोड़ के जाते हैं, इसमें से कितने कैंडिडेट जो है वो ईटीटी छोड़ के जाएंगे या होंगे कॉमन, तो वो सीट खाली होगी। अब मान के चलो कि भी 200 के आसपास या 200 से ऊपर मान के चलते हैं कि सीट जो है वैकेंट होगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। क्योंकि जो है आपके 150 से ऊपर तो आपके 63 के पेंडिंग रहते हैं, इतने ही आपके 62 के पेंडिंग रहते हैं, और इतने ही आपके 61 के पेंडिंग होंगे। तो अब यहाँ से आप अंदाज़ा खुद लगाइए कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अब दूसरी बात, यहाँ टेंशन लेने वाली बात तो है ही नहीं, क्योंकि टेंशन अगर लोगे आप तो टेंशन से सीट्स कम ज़्यादा नहीं हो जाएगी, वो तो उतनी है उतनी ही रहेगी। तो आप अपनी एटलीस्ट एक चीज़ को आप अपना मुद्दा बना करके आप अपना एम बना के मत चलिए। यहाँ आप अपनी स्टडी को एम बनाइए, आप स्टडी करते रहिए, अपना काम करते रहिए, होगा जब होना हो जाएगा। इसमें तो आपका कोई काम है ही नहीं। अब जब डिपार्टमेंट की तरफ से वेटिंग लिस्ट आएगी उसमें 50, 60, 100, 200 जितने भी लगते हैं वेल एंड गुड, उनका नंबर आएगा, ये बात है। अब जो हमने बताई थी कि EWS की हमने चर्चा कर ली, और उनकी जो लिस्ट आई थी SC BC की, BC SC MB की, SC RO की, तो हम मान के चलते हैं कि BC कैटेगरी के अंदर जो है 60 वाले 15 अगस्त 1991 तक, यानी कि 1991 तक सेलेक्ट हुए हैं। अब यहाँ से आप मान के चलिए कि 20, 30, 50, 100 बंदे जितने भी सीट वैकेंट होगी वो इसमें आएगी, ठीक है। और यही बात आती है कि SC RO की 57 मार्क्स पे जो है वो इसकी कितनी 57 मार्क्स पे 22 अक्टूबर 1993 तक जो है वो सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ आप 20-30 आप यहाँ मान के चल सकते हैं, हो सकता है ज़्यादा भी हो, मैं एग्जैक्ट आंकड़े नहीं बता रहा आपको, ठीक है। हो सकता है कि नोट ज्वाइन का डाटा ज़्यादा भी आ जाए, ठीक है। इसके बाद में आती है SC MB की बारी। अब 41 मार्क्स पे जो है लास्ट सिलेक्शन हो गया है 1987 एज तक। तो अब यहाँ भी आप इनके पास, यानी कि आप जो भी लास्ट आपका सिलेक्शन जो नंबर है और जो डेट ऑफ बर्थ है उसके इर्द गिर्द आप जो है कुछ अपने आप को सेफ मान सकते हो। हाँ, जनरल कैटेगरी के अंदर हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाए। तो ये पूरा एनालिसिस था कि
हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि सभी ये कह रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट कब आएगी। अभी जो 765 कैंडिडेट जो है वो ज्वाइन हुए हैं, उनमें से कितने कैंडिडेट छोड़ के जाएंगे तो ये हमें नहीं पता और ना डिपार्टमेंट को पता। अब बार बार अब एक वेटिंग लिस्ट अब निकालेगी, फिर एक वेटिंग लिस्ट फिर निकालेगा डिपार्टमेंट, फिर वेटिंग लिस्ट निकालेगा। ऐसे करने की बजाय हो सकता है कि डिपार्टमेंट यहाँ टाइम ले रहा हो, क्योंकि जो ये लोग जिन्होंने ज्वाइन किया है जॉब को या जिन इनमें से नहीं किया, तो उन लोगों को कम से कम 25 दिन का टाइम तो मिलेगा ना। कि हो सकता है कि उनकी 100 मजबूरी हो, ज्वाइन नहीं कर पाए हों, तो 3 बार तो नोटिस भेजा जाएगा उनके पास कि आप ज्वाइन कीजिए। अगर उसके बाद में भी वो ज्वाइन नहीं करते हैं तो वो सीट को वैकेंट माना जाएगा, उसको कैंसिल किया जाएगा, फिर उसकी रिपोर्ट डिपार्टमेंट को दी जाएगी। तो मान के चलो कि यहाँ तकरीबन आपको 25 से 30 दिन वेट करने की ज़रूरत है। अगर ये नहीं करते हो तो लॉस आपका है और किसी का नहीं है। आज आप लिस्ट निकलवा लेते हो तो इनमें 765 कैंडिडेट लगे हैं, उनमें से क्या पता लगेगा कि भी कितनों ने ज्वाइन नहीं किया। तो ये जो है वो एनालिसिस है, थोड़ा पेशेंस रखने की भी ज़रूरत है और इसके अकॉर्डिंग जो है वो डिपार्टमेंट काम करेगा। और मान के चलिए कि या 1 महीना अगर लिस्ट नहीं आती है तो आपके लिए ही फ़ायदा है, क्योंकि फिर वो कैंडिडेट नीचे वाले फिर कहेंगे कि हमारा होगा कि नहीं होगा। इससे अच्छा है कि डिपार्टमेंट एक बार में पूरी बार में लिस्ट निकाल दे। तो ये है, अब आप इसके अकॉर्डिंग आप मान देख सकते हो कि तुम कितने सेफ हो और कितने नहीं हो। तो ये पूरा एनालिसिस था। और हाँ, ये श्योर नहीं है कि जो सीट जो है वो वैकेंट कितनी है, इस चीज़ का हमारे पास जो है वो अभी तक कोई डाटा नहीं है, क्योंकि ये एग्जैक्ट डाटा डिपार्टमेंट के पास भी नहीं है कि 765 में से और कितने नोट ज्वाइन किए होंगे, पीछे के कितने ये है उनके पास, उनको पता है कि तभी वेटिंग में रखा है। और एक चीज़ सोचने की, उन्होंने वेटिंग में रखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी वेटिंग में रखा है तो सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कतई नहीं है। ठीक है, तो अपने आप को थोड़ा सा इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग डालिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिए। 59-94 का ऑप्शन भी आ रहा है तो उसमें कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं रहेगा। हो सकता है कि उसमें भी ठीक ठाक ज़्यादा हाई जो मेरिट है वो ना आ जाए, ये होप करते हैं। और कुछ कैंडिडेट इसमें नहीं लगे तो उनका जो है वो चांस उसमें बने, क्योंकि ये जो 66-35 कैंडिडेट इसमें लगेंगे, इन्होंने भी तो फॉर्म अप्लाई किया था 59-94 में, अब ये भी तो एक्सक्लूड हो जाएंगे पूरे। हाँ, हो सकता है कि ये इधर की उधर ये प्रोसेस चलेगा, लेकिन अब ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहेगा। बस इतना है, बाकी आप किसी एक चीज़ पे डिपेंड ना रह के अपनी तैयारी कंटिन्यू कीजिए। और कोई इसे इन्फॉर्मेशन होगी इससे रिलेटेड हम ज़रूर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, सत श्री अकाल, नमस्कार।